शादी के मंडप पर ही गुंजन के होने वाले पति ने शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह एक 10वीं फेल लड़की से विवाह नहीं कर सकता, जबकि वह स्वयं विदेश में एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। गुंजन के माता पिता ने बहुत गिड़गिड़ा कर समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के की मां ने साफ शब्दों में कहा कि शादी बिरादरी में होती है और आप लोग हमारे पैरों की जूती के बराबर भी नहीं हैं। हम अपने बेटे की शादी किसी 10वीं फेल लड़की से हरगिज नहीं कर सकते। ये कहकर वो लोग शादी तोड़कर चले गए। कई साल बाद विदेश में जिस कंपनी में वह लड़का काम कर रहा था, उस कंपनी की नई मालकिन आने वाली थी। उसके स्वागत के लिए पूरे ऑफिस को खड़ा किया गया था। जैसे ही वह लड़का आगे बढ़कर मालकिन के गले में स्वागत की माला डालता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं बिहार के एक छोटे से जिले की रहने वाली हूँ, जहाँ लड़कियों के सपने से ज़्यादा उनके भविष्य का फैसला समाज करता है। हमारे गांव में ये आम सोच थी कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, आखिर उसे चूल्हा चौका ही संभालना है और एक दिन पराए घर चली जाना है। यही सोच धीरे धीरे मेरे भी बन चुकी थी। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। मुझे बस यही लगता रहता कि काश जल्दी मेरी भी शादी हो जाए और मैं ससुराल चली जाऊँ। आज सोचती हूँ तो अजीब लगता है, लेकिन उस वक्त यही मेरी सोच थी। हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियों की शादी कम उम्र में तय कर दी जाती थी, इसलिए ये सब मुझे गलत नहीं लगता था। मेरे पापा गांव के एक स्कूल में 10वीं के बच्चों को पढ़ाते और घर पर ही ट्यूशन दिया करते थे। मैं उनकी लाडली बेटी थी और उनकी इज्जत मेरे लिए सब कुछ था। उन्हीं दिनों वीरेंद्र हमारे घर पढ़ने आया करते थे। वह पापा के ही छात्र थे। पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी रहती। पहली बार जब उसने मुझे देखा, मैंने जानबूझकर उसे अनदेखा कर दिया। मैं किसी भी लड़के की तरफ आंख उठाकर देखने से डरती थी। पापा का डर, समाज का डर और अपने संस्कारों का डर। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि उसकी नज़रें हर रोज़ मुझे ढूंढती है। पहले मुझे गुस्सा आया, फिर डर। मैं ज़्यादातर अपने काम में लगी रहती ताकि उसे कोई मौका ना मिले। पर एक दिन जब पापा किसी से बात करने बाहर गए, मैं हिम्मत करके वीरेंद्र के पास गई। गुस्से में मैंने उसे साफ कहा कि अगर उसने दोबारा मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं पापा को सब बता दूंगी और फिर वे उसे घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। मेरी बात सुनकर वह घबराने की बजाय मुस्कुरा दिया और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हारे पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और देखना तुम्हारी शादी मुझसे होगी। उस पल मेरा खून खोल उठा। गुस्से में मेरी आंखें भर आई। मैं हाथ झटका कर वहां से भाग गई। उस दिन के बाद मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैं उसे नापसंद करती थी, फिर भी उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। क्या कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या मेरी जिंदगी का फैसला इतना आसान था? दिन इसी तरीके से बीतने लगे। मैंने ध्यान दिया कि वीरेंद्र अब भी आता रहा, पहले की तरह ही। न वह डरा न पीछे हटा। मुझे देखकर उसकी आंखों में वही जिद दिखाई देती थी। और फिर एक दिन जो मैंने कभी नहीं सोचा था, वही हो गया। वीरेंद्र ने अपने मन की बात अपनी माँ को बता दी। गांव में पहले से ही रिवाज था कि लड़कियों की शादी जल्दी तय कर दी जाती है। मौका देकर उसकी माँ और पिता हमारे घर रिश्ता लेकर आए। वीरेंद्र के पिता के पास जमीन जायदाद थी। गांव में उनका नाम था और वे यहीं के रहने वाले थे। पापा को यह बात सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली लगी कि उनकी बेटी दूर नहीं जाएगी, उनकी आंखों के सामने रहेगी। पापा के मन में हमेशा एक डर रहता, अगर बेटी को कहीं बाहर ब्याह दिया जाए तो पता नहीं उसे कैसा ससुराल मिले। उन्होंने गांव की बहुत सी लड़कियों की कहानियां देखी थी, कहीं दहेज के लिए ताने, कहीं सास का प्रताड़ना, कहीं पति का जुल्म। ये सब सोचकर उनका दिल कांप उठता। लेकिन यहाँ लड़के वालों ने साफ कह दिया था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, हमें बस लड़की चाहिए, बहू बनकर हमारे घर आ जाए, यही बहुत है। ये सुनकर पापा का मन और भी पिघल गया। दूसरी तरफ माँ को ये रिश्ता पहली ही नज़र में भा गया था। मुझे आज भी याद है, वे मुझे सिर से पैर तक ऐसे देख रही थी जैसे मन ही मन कोई फैसला कर चुकी हूँ। चाय का कप रखते हुए उन्होंने पापा से कहा, लड़का तो भगवान की देन है, ऐसा रिश्ता बार बार ढूंढने से भी नहीं मिलता। मेरी तो दिल से इच्छा है कि देर न की जाए। पापा कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में एक पिता की चिंता और तसल्ली दोनों साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, आप सही कह रही हैं, आजकल बेटियों के लिए अच्छे घर मिलना आसान नहीं रहा। अगर ऊपर वाले की यही मर्जी है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं। मेरी तरफ किसी ने नहीं देखा, न मुझसे कोई राय पूछी गई। हमारे गांव में लड़कियों में इजाज़त मांगने का रिवाज नहीं था। सच कहूँ तो मुझे भी कोई विरोध नहीं था। मन में बस यही चल रहा था, जब माँ बाप खुश तो शायद यही मेरी तकदीर है। 2 दिन के अंदर ही सब तय हो गया। सगाई की तारीख रख दी गई। घर में चहल पहल बढ़ गई, मिठाइयों की खुशबू फैल गई। जब मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई गई तो दिल जोरों से धड़क रहा था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी एक नया मोड़ पर आ चुकी है। सगाई के बाद वीरेंद्र का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब उसकी आंखों में वही जिद नहीं, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था।
वह मुझसे धीरे से बोला, अब तुम सिर्फ मेरी पसंद नहीं हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मैं शर्म से नजरें झुका लेती, लेकिन दिल के किसी कोने में मीठी सी हलचल होने लगती। कई बार मैं सहेलियों का बहाना बनाकर उससे मिलने चली जाती। गांव की कच्ची गलियों में चलते हुए वह हंसकर कहता, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसके इस दीवानेपन ने मुझे धीरे धीरे बांध लिया था। आज तक किसी लड़के के मैं इतने करीब नहीं आई थी। वीरेंद्र ही मेरा पहला प्यार था, और वही मेरा होने वाला भी पति। मेरी जिंदगी जैसे अचानक बहुत आसमान और खूबसूरत हो गई थी। मेरी होने वाली सास मुझ पर दिन भर प्यार लुटाती। हफ्ते में तो वो 2-3 बार मुझसे मिलने आती। कभी मेरे बाल सहलाकर कहती, मेरी बहू को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे माता पिता ये सब देखकर बेहद खुश थे। माँ अक्सर मुझसे कहती, तू सच में भाग्यशाली है, ऐसी सास हर किसी को नहीं मिलती। मैं भी अपने नसीब पर मुस्कुरा देती। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे सच में बहुत अच्छा परिवार दिया है। जब पड़ोस में ये खबर फैली तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता लड़की का मुकद्दर खुल गया है, तो कोई जलन में चुप रह जाता। वीरेंद्र अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसने जो भी चाहा हमेशा पाया। उसके माँ बाप उसकी हर खुशी में उसका साथ देते। जब उसने अपनी माँ से मेरे बारे में कहा तो उन्होंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, अगर मेरा बेटा खुश है तो यही लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। उस एक हाँ ने मेरी जिंदगी की पूरी दिशा तय कर दी थी। मुझे तब तक अंदाज़ा नहीं था ये कहानी सिर्फ प्यार और खुशियों तक ही सीमित नहीं रहने वाली। वीरेंद्र अक्सर मुझसे प्यार की बड़ी बड़ी कस्में खाया करते। वह मेरी आंखों में देख कर कहते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे बस एक ही चाहत है कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता। मैं मुस्कुराते हुए उनसे कहती, तो फिर देर किस बात की है? जैसा आप चाहते हैं सब वैसा ही तो हो रहा है। कभी आप मुझे पसंद करते थे और आज मैं आपकी मंगेतर हूँ। आपको रोक कौन रहा है? मेरी ये बात सुनकर वह कुछ पल चुप हो गया। उसकी आंखों में जैसे कोई नया सपना उतर आया हो। फिर वह गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन मैं शादी से पहले विदेश जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, ताकि हम दोनों पूरी दुनिया घूम सकें। मैं तुम्हें अपने साथ हर उस जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम कभी सपने में भी नहीं गई हो। वीरेंद्र के सपने बहुत ऊंचे थे, और उसके उन सपनों में मैं खुद को उसके साथ खड़ा देख रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि वह अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के बारे में सोच रहा है। मैंने उसका हाथ थाम लिया और भरोसे से कहा कि मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूँ। जो भी फैसला लेंगे मैं आपसे आपका साथ दूंगी। हमारे गांव से कुछ लोग विदेश गए थे। उनके बारे में सुनकर सब हैरान रह जाते थे। जो लोग कभी सूखी रोटी के लिए तरसते थे, आज वही लोग बड़े बड़े घरों में रहते, शौक से लजीज खाना खाते और महंगी गाड़ियों में घूमते। मैं ये सब देखकर अक्सर चौंक जाती, लेकिन मुझसे कभी इतनी हिम्मत नहीं थी खुद विदेश जाने का सपना देखूं। ना वहाँ तक मेरी पहुँच थी, ना ही मेरे मम्मी पापा मुझे कभी इतनी दूर जाने की इजाज़त देते। जब वीरेंद्र के मुंह से मैंने विदेश जाने की बात सुनी तो मन अजीब सी खुशी से भर आया। मैं चाहती थी कि मेरे होने वाला पति खूब कमाए, खूब तरक्की करे। इसी वजह से मैं हमेशा उनका हौसला बढ़ाए रखती। वह मुझसे कहता, देखना मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और मैं जवाब देती, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उस समय मुझे ये एहसास नहीं था कि वक्त को बदलते देर नहीं लगती। जिस वक्त को मैं आज पूरी तरह जी रही थी, वही वक्त धीरे धीरे मेरी किस्मत की दिशा बदलने वाला था। उस पल मुझे सिर्फ अपने दिख रहे थे, पर उन सपनों के पीछे छुपा सच मुझसे बहुत दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। पता ही नहीं चला कि देखते देखते 2 साल कैसे बीत गया। समय जैसे अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। इसी बीच वीरेंद्र ने अपनी 12वीं कक्षा पूरी कर ली, जबकि मैं 10वीं में असफल हो चुकी थी। जिस दिन पिताजी को यह बात पता चली, उस दिन उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वे कड़क आवाज में बोले, एक शिक्षक की बेटी होकर तुम फेल हो गई हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सिर झुक गया, आंखों में आंसू भर आए। सच ये था कि मुझे पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा, लेकिन यह बात मैं अपने मन में ही दबाए रखी। पिताजी लगातार मुझे डांट रहे थे। तभी माँ बीच में आकर उन्हें शांत कराने लगी। उन्होंने कहा कि अब क्यों इतना डांट रहे हैं, फेल हो गई है तो क्या हुआ, कौन सी से नौकरी करनी है। माँ की बात सुनते पिताजी और भड़क गए। वे बोले, लड़की को पढ़ना जरूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना तो चाहिए। तभी माँ ने उनकी बात काटते हुए कहा कि पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी, कल को तो इसे ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है। 2 साल हो गए हैं इसकी मंगनी हुए, अब मुझे लगता है कि लड़की को ब्याह देना चाहिए। माँ की ये बात सुनते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं भी तो यही चाहती थी कि जल्द से जल्द वीरेंद्र के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूं। आज नहीं तो कल मुझे उसके पास जाना ही था, तो फिर अब क्यों नहीं। पिताजी ने माँ की बात से सहमति जताई और उसी शाम वीरेंद्र के घर जाने की बात तय हो गई। मैं बहुत खुश थी। शाम होने से पहले मैं भी तैयार हो चुकी थी। मैंने वीरेंद्र को कुछ नहीं बताया था। मन ही मन यह सोचा था कि अचानक पहुंचकर उसे सरप्राइज दूंगी। जब हम उसके घर पहुंचे तो हमें देखकर उसके माता पिता थोड़े हैरान हुए। पिताजी ने औपचारिक निभाते हुए कहा, हम आज एक जरूरी बात करने आए हैं।
बच्चों की शादी अब करवा देनी चाहिए। 2 साल तो हो चुके हैं, रिश्ता अब आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे होने वाली सास तुरंत आगे बढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, अरे समधी जी, हम भी तो यही चाहते हैं। ये कहते हुए उनकी नज़र अपने बेटे वीरेंद्र पर चली गई। तभी वीरेंद्र आगे आया और बोला, मैं गुंजन से शादी 1 साल बाद करूँगा। उसकी ये बात सुनते ही मैं और मेरे माता पिता तीनों सुन रह गए। वीरेंद्र ने मेरे पिताजी को समझाते हुए कहा कि जमीन जायदाद से घर नहीं चलता पापा जी, कमाना भी जरूरी होता है। इसी वजह से मैं विदेश जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं अंदर से हिल गई। इतने दिनों से उसने मुझे विदेश जाने की बात तो की थी, लेकिन यह नहीं बताया कि उसने जाने का फैसला भी कर लिया है। वह आगे बोला, वहाँ नौकरी करूँगा, कुछ महीने मेहनत करूँगा, उसके बाद शादी करूँगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी को ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ। पिताजी ने थोड़ा नर्म होकर कहा, लेकिन बेटा तुम शादी करके भी तो जा सकते हो। इस पर वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मैं जा सकता हूँ, लेकिन शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। वहाँ न रहने की सुविधा होगी, न कोई सहारा, न जाने कितना संघर्ष करना पड़े। मैं नहीं चाहता हूँ कि गुंजन भी मेरे साथ वह संघर्ष झेले। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। फिर वह बोला, इसलिए आप मुझे बस 1 साल का समय दीजिए, उसके बाद मैं सीधे आकर गुंजन से शादी करूंगा। तारीख आप खुद तय कर लीजिएगा। वीरेंद्र के माता पिता भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। माँ ने भी पिता से कहा, बेटा सही सोच रहा है, आजकल बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। वैसे भी इस गांव में रखा ही क्या है। मैं सब चुपचाप सुन रही थी। उस पल मुझे लगा कि सब कुछ मेरे लिए भले के लिए हो रहा है। मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था ये 1 साल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। घर लौटने के बाद पिताजी बहुत देर तक चुपचाप आंगन में बैठे रहे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। माँ चूल्हे के पास काम करते करते बार बार उनकी ओर देख रही थी। मैं अंदर आन कमरे में थी, लेकिन उनकी बातचीत मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी। कुछ देर बाद पिताजी ने खुद ही भारी आवाज़ में कहा, 2 साल हो गए हैं और अब तक बेटी की शादी नहीं हुई। मैं यह नहीं कहता कि लड़का गलत सोच रहा है, वह आगे बढ़ना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, मगर दिल है कि बेटी के लिए डर रहा है। माँ ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं जानती हूँ वह हमारी बेटी है और आपका डर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जरा सोचिए, अगर अभी शादी कर देंगे तो क्या होगा। या तो दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा, या फिर बेटी को उसके साथ विदेश जाना पड़ेगा। वहाँ ना जाने कैसी जिंदगी होगी, कैसी परेशानियां होंगी। पिताजी ने बेचैनी से कहा, पर क्या भरोसा कि वह लौट कर आएगा। माँ ने तुरंत कहा, उसने खुद कहा है कि आते ही आप तारीख तय कर देंगे और वह उसी वक्त शादी करेगा। इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा। वैसे भी विदेश जाकर मेहनत करना आसान नहीं होता। मैं दीवार के उस पार खड़ी सब सुन रही थी। मन कभी आश्वस्त हो जाता तो कभी किसी अनजाने डर से भर जाता। एक तरफ मुझे वीरेंद्र के विदेश जाने की खुशी थी, उसकी तरक्की का सपना, और दूसरी तरफ उसे खुद से दूर जाते देखने की पीड़ा। उसी पल मैंने तय कर लिया कि अगले दिन उससे मिलकर सब साफ पूछूंगी। अगले दिन मैं नदी के घाट पर पहुंची। वीरेंद्र पहले से वहीं खड़ा था। उसे देखते मेरा मन संभल नहीं पाया और गुस्सा फूट पड़ा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप सच में विदेश जाने का फैसला कर चुके हैं। वह तुरंत आगे बढ़ा, मेरा हाथ थाम लिया और बोला, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। मुझे खुद नहीं पता था कि उस दिन तुम और तुम्हारे माता पिता अचानक मेरे घर आ जाएंगे। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। वह शांत लहजे में बोला, हम रोज़ फ़ोन पर बात करेंगे, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। उसके भरोसे और प्यार ने मेरे मन को कुछ देर हद तक शांत कर दिया था। इसी उम्मीद में दिन बीतने लगे। फिर वह दिन भी आ गया जब उसका वीज़ा लग गया और उसे लंदन के लिए रवाना होना पड़ा। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। दूर खड़ी मैं उसे जाते देखती रही। आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और मन बस यही दुआ कर रहा था, ये दूरी हमारी तकदीर ना बदल दे। वीरेंद्र के जाने के कुछ ही दिनों बाद पिताजी ने फिर से मेरी पढ़ाई की बात छेड़ दी। एक शाम उन्होंने माँ से कहा, अब जब लड़का बाहर चला गया है तो लड़की को फिर से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। 10वीं तो पास करनी ही होगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे भीतर अजीब सा गुस्सा भर आया। पहले ही वीरेंद्र के दूर जाने से मन व्याकुल था, ऊपर से पढ़ाई का बोझ। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन यह बात मैं पिताजी को समझा नहीं पा रही थी। उनके लिए पढ़ाई जरूरी थी और मेरे लिए उस वक्त बस इंतज़ार वीरेंद्र के लौट आने का। वीरेंद्र के जाने के बाद मेरा दिल बार बार बेचैन होने लगा। कई बार मन करता कि काश मैं भी उसी के साथ चली जाती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे यहीं रहना था। पिताजी की कही बात हर बात मानती थी। मजबूरी में मैंने दोबारा 10वीं कक्षा में दाखिला तो ले लिया, लेकिन किताबों से मेरा मन पूरी तरह उठ चुका था। उधर माँ ने भी कहना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने मुझे रसोई में बुलाकर कहा, अब घर के कामकाज अच्छे से संभालना शुरू करो, तुम्हारी शादी होनी है। मैं नहीं चाहती कि ससुराल जाकर तुम्हें किसी बात की परेशानी हो। खाना बनाना अच्छे से सीख लो। तुम्हारा होने वाला पति दिन रात मेहनत करने विदेश गया है, तो कम से कम तुम उसे अच्छा खाना बनाकर खिला सको। माँ की बातों में उनका अनुभव बोल रहा था। मैंने भी चुपचाप सब मान लिया।
धीरे धीरे मैं दिन रात रसोई और घर के कामों में लगी रही। पढ़ाई वैसे भी बोझ लगने लगी थी और अब जो थोड़ा समय था मैं किताबों को देती थी वह भी खत्म होता चला गया। काम निपटाने के बाद मैं ज़्यादातर वीरेंद्र से बात करने की कोशिश करती, लेकिन अब एक नई परेशानी सामने थी, समय का अंतर। जब मैं सोने जाती तो वह जाग रहा होता, जब वो सोता मैं जाग रही होती। हमारे बीच बातचीत धीरे धीरे कम होने लगी थी। कुछ दिनों तक मैंने उनसे नाराज़गी भी जताई। फ़ोन पर मैंने कहा, अब आप मुझसे पहले जैसा याद नहीं करते। वह थकी हुई आवाज़ में बोला, काम का दबाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, चाहकर भी तुम्हें समय नहीं दे पा रहा। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, मन ही मन यही सोचती रही कि न जाने विदेश में उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। आखिर वह ये सब तो हमारे भविष्य के लिए तो कर रहा है। यही सोचकर मैं खुद को समझा लेती और फिर से अपने कामों में लग जाती। वक्त कब तेजी से आगे बढ़ने लगा मुझे एहसास नहीं हुआ। जो वीरेंद्र पहले रोज मुझसे बात करता था अब हफ्ते में एक बार बात होती, वह भी तब जब मैं खुद बहुत कोशिश करती। उसका हर बार यही जवाब होता, काम बहुत बढ़ गया है। इधर मेरे होने वाले ससुराल का हाल भी बदलने लगा। मैंने सुना कि उन्होंने गांव में 3-4 जमीनें खरीद ली। लोग आपस में बात करने लगे, लगता है लड़का विदेश में खूब तरक्की कर रहा है। ये सब सुनकर मेरे मन में भी एक सुकून था। मुझे लगता था कि मेरा होने वाला पति सच में दिन रात मेहनत कर रहा है। मेरे लिए बस एक ही चीज़ मायने रखती थी, उसका लौट आना। और फिर वह घड़ी भी आ पहुंची जब उसका विदेश गए हुए पूरे 1 साल बीत चुका था। मैं हर रोज यही सोचती कि अब वह किसी भी दिन लौट सकता है, और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मुझे ये खबर मिली कि वीरेंद्र कल शाम की फ्लाइट से हिंदुस्तान वापस आने वाले हैं। यह सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। पूरे 1 साल बाद वह लौट रहे थे। मैं खुशी से झूम उठी। उस 1 साल में मैंने कैसे कैसे दिन काटे थे ये मैं ही जानती थी। हर सुबह उनकी आवाज़ के इंतज़ार में, हर रात उनकी तस्वीर को देखकर। जब मैंने ये खबर पिताजी को बताई तो उनके चेहरे पर भी सुकून उतर आया। उन्होंने बिना देरी किए कहा, अब देर किस बात की, वीरेंद्र आ रहे हैं तो अब बेटी की शादी उसी से होगी। माँ ने भी सहमति में सर हिलाया। पिताजी ने उसी दिन पंडित जी को बुलाया, मुहूर्त निकलवाया और वीरेंद्र के घर जाकर बातचीत पक्की कर दी। मेरी होने वाली सास तो पहले से ही मेरे आने की खुशी में थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब और इंतज़ार नहीं होगा, हम अपने बेटे को सरप्राइज़ देंगे। ये सुनकर मेरा मन और भी मचल उठा। मैं भी वीरेंद्र को सरप्राइज़ देने के लिए बेहद बेचैन थी। लेकिन जब वीरेंद्र लौटा तो मुझे उनमें कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। वह पहले की तरह हंसते नहीं थे, बातें भी कम करने लगे। मैंने खुद को समझाया, शायद विदेश से लौटे हैं, थके होंगे। फिर भी जब भी वह मुझसे मिलने आते मैं दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस करती। एक दिन वह मुझसे मिलने आए और बोले, थोड़ी देर कुछ बात करनी है। मैं मुस्कुरा दी और शर्माते हुए कहा, अब तो हमारी शादी होने वाली है, शादी से पहले ज़्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं लगता। जो भी बातें होंगी अब शादी के बाद ही। ये कहकर मैं हंसते हुए वहाँ से चली गई। वह कई बार फ़ोन करते, मैसेज करते, लेकिन मैं हर बार हंसकर टाल देती। मैं उनसे कहती, 1 साल आपने भी तो मुझे तड़पाया है, अब थोड़ा आप भी इंतज़ार कर लीजिए। और कभी कभी शर्म से फ़ोन काट देती। फिर वह दिन आ गया जब मेरी शादी से ठीक एक दिन पहले मेरा 10वीं का रिजल्ट आया था। मैं डरते डरते पिताजी के पास गई। रिजल्ट देखकर पिताजी का चेहरा सख्त हो गया। वे गुस्से में बोले, फिर से फेल। माँ ने तुरंत बीच में आकर कहा, अब गुस्सा करने से क्या फ़ायदा, कल लड़की की शादी है, अब इसे शांति से विदा कर दीजिए, ससुराल जाकर ऐश करेगी, सब ठीक हो जाएगा। माँ की बात सुनकर पिताजी चुप हो गए। घर में हर तरफ शादी का माहौल था, ढोल संगीत, रिश्तेदारों की आवाजावी। अगले दिन मंडप सजा था। मैं लाल जोड़े में बैठी दिल में ढेरों सपने सजाए। बारात आ गई, लेकिन दूल्हे का इंतजार होता रहा। उधर वीरेंद्र बेचैन से इधर उधर टहल रहे थे। अचानक वह अपनी माँ के पास गए और धीमी आवाज में कुछ बात कही। कुछ पल बाद वह सीधे मेरे माता पिता के पास आई और बोली, भाई साहब, बहन जी, हम ये शादी नहीं करवा सकते। ये सुनते ही मेरे पिताजी और माँ दोनों गुस्से से खड़े हो गए। पिताजी बोले, ये क्या कह रही हैं आप, मंडप सजा है, मेहमान बैठे हैं। तब मेरी होने वाली सास ने सख्त आवाज में कहा, हम अपने बेटे की शादी अपनी बिरादरी में करना चाहते हैं। मेरा बेटा विदेश में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। आपकी 10वीं फेल लड़की उसके साथ कैसे चलेगी, उन्होंने आगे कहा। और वैसे भी आप लोग मिडिल क्लास परिवार से हैं। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभती चली गई। मंडप में बैठी थी, सब कुछ सुन रही थी, लेकिन आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। यह सब सुनते ही मेरे पिताजी का सब्र टूट गया। वे गुस्से में कांपते हुए बोले, जब शादी नहीं करनी थी तो इतने सालों से तक मेरी बेटी के साथ रिश्ता क्यों जोड़े रखा, क्यों हमारे घर का मजाक उड़ाया, क्या मेरी बेटी के जज्बातों से खेलते रहे। उनकी आवाज़ मंडप में गूंज उठी। तभी वीरेंद्र की माँ ठंडी लेकिन जहरीली आवाज़ में बोली, उस वक्त हालात अलग थे भाई साहब, अब समय बदल चुका है, और वैसे भी हमने कभी आपसे दहेज नहीं मांगा, ना कोई शर्त रखी। फिर उन्होंने सीधा वार करते हुए कहा, लेकिन अब मेरा बेटा ही शादी नहीं करना चाहता। उसका मानना है कि आपकी बेटी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही मेरी माँ आगे बढ़ी और कांपती आवाज़ में बोली, अगर लड़का नहीं चाहता तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी बेटी की इज्जत सरेआम कुचल दी जाए। लेकिन वीरेंद्र की माँ ने बिना पिघले कहा, अब जब मेरा बेटा नहीं चाहता तो ये शादी नहीं होगी।
फिर उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, हाँ, क्योंकि मैं वही करूँगी अब जो मेरा बेटा चाहेगा। अगर उसे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी तो मैं ज़बरदस्ती ये रिश्ता नहीं करवा सकती। मैंने देखा वीरेंद्र दूर एक कोने में खड़े थे, चुप, बिल्कुल बेपरवाह। तभी मेरे पिताजी गुस्से में वीरेंद्र का कॉलर पकड़ते हुए बोले, तुमने मेरी बेटी का मजाक बनाया है, उसके दिल के साथ खेला है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना सुनते ही वीरेंद्र ने झटके से अपना कॉलर छुड़ाया और मेरे पिताजी को धक्का दे दिया। पिताजी लड़खड़ा कर गिरने लगे। मैं चीखती हुई दौड़ी और उन्हें थाम ली, आंखों में आंसू और सीने में आग लिए। मैंने वीरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? ये मेरे पिता हैं। वीरेंद्र ने गुस्से से चेहरा झटका और जमीन की ओर थूकते हुए कहा, मैं बहुत बार तुम्हें ये बताना चाहता था, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उस पल में सुन रहेगी, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पिताजी को एक तरफ बिठाया और अचानक मेरे अंदर न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। मैंने वीरेंद्र के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कांपती आवाज में चिल्लाकर कहा, अगर शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए, ये अंगूठी क्यों पहनाई? ये कहते हुए मैंने वह अंगूठी उसके मुंह पर फेंक दी। वीरेंद्र तमतमा कर बोला, मेरे स्टैंडर्ड कुछ और हैं, तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो। जब मैंने तुम्हें पसंद किया था तब मैं इतना समझदार नहीं था। फिर उसने घमंड से कहा, अब मैं समझदार हो गया हूँ, मैंने दुनिया देख ली है। मैं रोते हुए बोली, तो अब तुम्हें लगता है तुम समझदार हो, वह भी विदेश जाकर, या यूं कहूँ कि विदेश की हवा लग चुकी है। उन्होंने मुंह फेरते हुए कहा, पहले जाकर देखो तुम्हारे पास है क्या। न तुम्हारे माता पिता के पास करोड़ों की जमीन है, न तुम पढ़ी लिखी हो, न तुमने दहेज दिया, न हमने मांगा। फिर उन्होंने आखिरी बार कहा, तुम तो 10वीं फेल हो, 2 बार फेल हो चुकी हो, और मैं 12वीं पास हूँ, विदेश की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ। अगर वहां सबको पता चला कि मैंने एक अनपढ़ लड़की से शादी की तो मेरी इज्जत का क्या होगा? उनकी बातें सुनकर मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मंडप, लोग, शोर सब धुंधला हो गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा सपना सिर्फ टूटा नहीं था, कुचला गया था। मेरे कदम अपने आप ही लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगे। जिस इंसान पर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गहरा भरोसा किया, जिसे मैंने अपनी पहली मोहब्बत माना था, वही इंसान आज सबके सामने मुझे इस तरह जलील करेगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे कानों में वीरेंद्र की आवाज़ अब गूंज रही थी, तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो। हर शब्द किसी धार वाले हथियार की तरह मेरे दिल को चीर रहा था। मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में बस इतना कहा, तो फिर आपने मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? लेकिन जवाब में मुझे सिर्फ उनकी बेरुखी मिली। वह मुंह फेर कर खड़े रहे, जैसे मेरा टूटना उन्हें छू तक ना गया हो। मेरे माता पिता मुझे थामे हुए थे। माँ रोते हुए बार बार कह रही थी कि बेटा संभल जा, हम तेरे साथ हैं। पिता की आवाज़ भारी हो चुकी थी, हिम्मत रख बेटी, अभी टूटने का वक्त नहीं है। लेकिन उस समय उनकी बातें मुझ तक पहुंच नहीं पा रही थी। चारों तरफ की आवाज़ें धीरे धीरे मध्यम होने लगी थी। शादी का शोर, लोगों की फुसफुसाहट, सब कुछ जैसे बहुत दूर चला गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, सिर भारी हो गया, सांसें उखड़ने लगी। मैंने आखिरी बार बस इतना महसूस किया कि मेरे पैरों तले अब जमीन खिसक रही है, और फिर मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मेरे हाथ ढीले पड़ गए और मैं वहीं सबके सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक अस्पताल के कमरे में पाया। चारों तरफ सफ़ेद दीवारें थी, मशीनों की धीमी धीमी आवाज़ें चल रही थी और मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी। कुछ पल तक मैं बस छत को देखती रही, समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ हूँ। तभी एक नर्स तेज कदमों से मेरे पास आई और मेरी आंखें खुली देखकर उसने राहत की सांस ली और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप होश में आ गई हैं। मैंने भारी सिर को हाथों से थामते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, मेरे साथ क्या हुआ था? नर्स की आवाज़ थोड़ी गंभीर हो गई। उसने मेरी ओर देखकर कहा, आप पिछले 1 महीने से कोमा में थी, आज जाकर आपको पूरी तरह होश आया है। मैं अभी आपके माता पिता को यह खुशखबरी देने जा रही हूँ। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही मैं सुन रह गई, 1 महीना कोमा में। ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। अचानक एक एक करके सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम गया। वीरेंद्र का बदला हुआ चेहरा, शादी का मंडप, मेरे पिता का गिरना, मेरी माँ का रोना और वह अपमान व तिरस्कार जिसने मेरी पूरी जिंदगी को चूर चूर कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां अपने आप मुट्ठियों में बदल गई। मैंने दांत भींचते हुए बुदबुदाई, वीरेंद्र, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। फिर मेरी आवाज़ भारी हो गई, मगर उसमें दर्द तो ज़्यादा आग थी। तुमने मेरे माता पिता को ठेस पहुंचाई, मुझे सबके सामने जलील किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी वीरेंद्र, कभी भी नहीं। तो दोस्तों, अब इसके बाद से कहानी अब वीरेंद्र की तरफ से सुनाई जा रही है। पूरे 5 साल बाद मैं अमेरिका में अपने घर के सोफे पर बैठा था। मेरे सामने मेरी 6 महीने की बच्ची रो रही थी और मेरी पत्नी आकृति अपने मोबाइल और पार्टी शौक में खोई हुई थी। मैंने धीरे से कहा, आकृति उठो, बेटी रो रही है, उसे चुप कराओ, तुम ही कुछ संभालो, मुझे नींद आ रही है। मेरी पत्नी उठकर बाहर की तरफ चली गई। मैं अपनी बेटी के पास गया, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह माँ के बिना शांत नहीं हो रही थी। मैंने खुद ही उसे गोद में लिया और धीरे धीरे दूध पिलाने की कोशिश की। इसी बीच घर के सारे काम मेरे ऊपर आ गए।
एक तरफ मेरी बच्ची रो रही थी, दूसरी तरफ गैस पर उबलता दूध गिर चुका था और मेरी घड़ी की सुइयां बता रही थी कि ऑफिस जाने का समय हो गया है। मैं थक कर सोफे पर बैठ गया। गोद में अपनी बच्ची को लेते हुए मैंने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर तो मेरा है। मैं आकृति से जिद कर रहा था कि शादी के बाद तुम बदल जाओगी। मुझे लगा था कि शायद बच्चा हो जाने के बाद उसके अंदर एक माँ की ममता जाग जाएगी, लेकिन वह उसमें अब भी कोई बदलाव नहीं आया। मैं अपनी बेटी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा, धीरे से उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। पूरा दिन तुम्हें देखती भी नहीं, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी बीच मेरी यादें पुराने समय की ओर चली गई। मैं सोचने लगा कितनी उम्मीदें मैं आकृति से रखता था। शादी का पहला साल तो बहुत अच्छा बीता। हम दोनों साथ खुश थे, सब कुछ संतुलन था। लेकिन धीरे धीरे वही पुरानी आदतें लौट आई। रात भर पार्टी, क्लब जाना, पैसे उड़ाना। मुझे लगा था कि शादी के बाद शायद आकृति सुधर जाएगी और एक पत्नी की तरह जिंदगी बिताएगी, लेकिन अब भी कोई बदलाव नहीं आया। ये कहते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते मेरे सामने गुंजन का चेहरा उभर आया। वही चेहरा जिसकी आंखों में आंसू थे, वही चेहरा जिसका दिल मैंने तोड़ा था। मुझे साफ याद आया कैसे मैं उसे शादी के मंडप पर छोड़कर विदेश चला गया था, कैसे मैंने उसकी ज़िंदगी को बिना सोचे समझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। यह सोचकर मेरा दिल और भारी हो गया। यहाँ आकर मैंने जल्दबाजी में आकृति से शादी कर ली, ये सोचते हुए कि वह मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे सही लड़की है। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो दिल खुद मुझसे सवाल करता है, क्या यही सबसे सही फैसला था? और हर बार जवाब एक ही मिलता है, नहीं। आकृति से शादी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे गलत फैसला था। 5 साल बीत गए, लेकिन इन 5 सालों में मैं एक पल के लिए भी गुंजन का चेहरा नहीं भूल पाया। कई बार मन में सवाल उठा, मेरे धोखे के बाद उसकी ज़िंदगी पर क्या गुजरी होगी? क्या वह संभल पाई होगी, या फिर मेरी वजह से वह पूरी तरह टूट गई होगी? मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि तभी मेरी बच्ची की जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। मैं तुरंत उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगा। आकृति, वो तो बच्चे की तरफ देखती तक नहीं थी। इसी मजबूरी में मुझे घर में एक दाई रखनी पड़ी जो मेरी बच्ची को संभालती थी, क्योंकि मैं सारा दिन घर पर बैठकर काम नहीं कर सकता था। मुझे रोज़ दफ्तर जाना पड़ता, रोज़ जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता। इस बात का दर्द मैं किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकता था। मन में जितना तूफान चलता रहा, उतनी ही शांत मेरी आवाज़ बन जाती। माँ जब फ़ोन पर हाल पूछती तो बस इतना ही कह पाता, सब ठीक है माँ, काम बहुत है। लेकिन माँ तो माँ होती है। मेरी आवाज़ सुनते वह सब समझ जाती। एक दिन माँ ने भारी आवाज़ में कहा, तेरे उस एक फैसले ने हम सबकी ज़िंदगी बदल दी है बेटा। हमने तेरा साथ तो दिया, लेकिन देख, 5 साल हो गए हैं, तो एक बार भी माँ बाप को देखने तक नहीं आया। क्या इतना पराया हो गए हैं हम लोग? माँ की बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। दिल चाहा कि सच कह दूं, लेकिन शब्द गले में अटक गए। मैं आकृति को जब भी हिंदुस्तान जाने की बात करता, आकृति का चेहरा बदल जाता। वह गुस्से से कहती, तुम फिर वही पुरानी बातें शुरू कर देते हो। अगर वहां जाना है तो साफ कह दो, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। उसके शब्द तलवार की तरह मेरे सीने में उतर जाते। आकृति जो चाहती थी मैंने वही किया। उसने जिस चीज़ पर उंगली रखी मैंने वही उसके सामने लाकर रख दी। धीरे धीरे मेरे अपने मुझसे छूटते चले गए, माँ, पिताजी, रिश्तेदार, सब। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ अब एक नाम का पति बनकर रह गया था। एक ऐसा आदमी जिसके दिल में दर्द था, लेकिन बोलने का हक नहीं, जिसका जिक्र भी मैं किसी से नहीं कर सकता था। मैंने इसी अधूरी जिंदगी को अपनी किस्मत मान लिया था। उस दिन भी दिल बेहद भारी था। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, माहौल कुछ अलग था। कंपनी के सीईओ ने ऑफिस में घोषणा कर दी, ध्यान दीजिए सभी, हमारी कंपनी में नया मालिक आने वाला है। सभी लोग उसका स्वागत अच्छे से करेंगे। इस बात से ऑफिस में खुशी और उत्साह का माहौल तो बन गया, लेकिन साथ ही साथ सबके मन में डर भी था। नया मालिक कौन होगा? कौन कौन सी जॉब सुरक्षित रहेगी? कौन बाहर हो जाएगा? इन सब सवालों ने सबके चेहरे पर तनाव ला दिया। मुझे भी अंदर से बेचैनी होने लगी। 6 साल पहले जब मैं अमेरिका आया था, तब मुझे कई जगह धक्के खाने पड़े। इस कंपनी में अपनी जगह बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, और अब मुझे डर था कि कहीं मेरी ये मेहनत और मेरी जगह कोई छीन ना ले। मेरी वैसे भी छोटी बेटी थी, और मेरी पत्नी के फालतू खर्चों का बोझ भी मेरी कमाई पर ही था। मैंने ही तय कर लिया, जो भी मालिक आएगा मैं उसे प्रभावित करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऑफिस का मैनेजर था और मेरे हाथ में कई जिम्मेदारियां थी। अगले दिन ऑफिस पूरी तरह सजाया गया। फूलों की माला और स्वागत के लिए सब तैयार थे। मैं भी फूलों की माला लेकर ऑफिस के बाहर खड़ा था। फिर एक सुंदर पिंक कलर की कार आई। उसमें एक महिला उतर रही थी और उसके साथ एक आदमी भी था। उस महिला की आंखों में चश्मा था। उसका चेहरा मुझे कुछ हल्का सा जाना पहचाना लग रहा था। जैसे उसने चश्मा हटाया तो मेरे होश उड़ गए। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। क्या ये वही, मैं अपने आप में सोच रहा था, ये वही गुंजन थी? मेरी पुरानी मोहब्बत, मेरी पहला प्यार, और वही लड़की जिसे मैंने कभी दुख दिया था। लेकिन वह यहाँ कैसे?
मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मैं कुछ कहने वाला था, उसने बड़ी ही आत्मविश्वास और मजबूती से ऑफिस के अंदर कदम रखा। मैं बस खड़ा रह गया, सोचते हुए कि ये तो गुंजन ही है, लेकिन वो गांव वाली गुंजन नहीं है, ये बदली हुई है। उसकी हर अदा में ताकत और आत्मविश्वास झलक रहा था। फिर मुझे पता चला कि कई लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया है और कई को रोक लिया गया है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे पता था कि गुंजन मेरे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। मैंने उसके साथ जो किया उसका बदला वह जरूर लेगी। मैं केबिन के अंदर गया और उससे बात करने की कोशिश की। गुंजन, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे भूल जाओ, मुझे इस नौकरी से मत निकालना। गुंजन ने गुस्से से अपनी कलम टेबल पर रखते हुए कहा, मिस्टर वीरेंद्र, आप भूल रहे हैं कि आप अपनी बॉस से बात कर रहे हैं। यहाँ जो होगा वह मेरे फैसले से होगा। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं। आप उसके शब्द सुनकर मैं शर्मिंदगी से हक्का बक्का रह गया। मैंने धीरे से कहा कि ठीक है मैडम, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो हुआ उसे भुला दीजिएगा। गुंजन ने ठंडी और दृढ़ आवाज में कहा, यहाँ किसी को भी कोई विशेष अधिकार देने की जरूरत नहीं है। नियम मेरे हैं और फैसला भी मेरा होगा। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने चुपचाप अपनी गर्दन झुका ली। मेरे पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। उसी क्षण गुंजन ने पूरे ऑफिस के सामने घोषणा कर दी कि आज से वीरेंद्र इस कंपनी के मैनेजर नहीं रहेंगे। इसे एक साधारण कर्मचारी के पद पर काम करना होगा और इसकी तनख्वाह केवल 10,000 रुपये होगी। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन मैडम ये गलत है। मेरे पास 5 साल का अनुभव है, मैं मैनेजर हूँ। आप मुझे इतने छोटे पद पर कैसे रख सकती हैं? मेरी बात पूरी होने से पहले गुंजन गुस्से से दहाड़ते उठी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इस कंपनी की बॉस मैं हूँ। यहाँ वही होगा जो मैं तय करूँगी। मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, और अगर इतनी ही परेशानी हो तो ये नौकरी भी छोड़ सकते हैं। उसके शब्दों ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन लड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं जानता था कि जिस मुकाम पर वह खड़ी थी, वहां तक मेरी पहुंच अब नामुमकिन थी। यह कंपनी बहुत प्रतिष्ठित थी। यहाँ से निकाले जाने के बाद किसी और जगह नौकरी मिलना बेहद मुश्किल था। सच है, मैं इन 5 सालों में अच्छी तरह समझ चुका था। उस दिन गुंजन ने मुझसे इतना काम करवाया कि मेरी कमर टूटने लगी। उसने पिछले कई सालों का डेटा मंगवा लिया। मैं घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहा, पीठ दर्द से जवाब दे चुकी थी, लेकिन एक पल भी आराम की इजाज़त नहीं थी। पूरे ऑफिस में डर का माहौल बन रहा था। कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे, नहीं मैडम, बहुत सख्त है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। शाम को जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी आकृति फिर घर पर नहीं थी। पूरा घर बिखरा पड़ा था। मैंने सोचा कि उसे अपनी नौकरी के हालात बताऊंगा, उसमें खर्चों में थोड़ी समझदारी उम्मीद करूंगा, लेकिन वह तो पहले ही निकल चुकी। दाई खड़ी थी तो मुझे देखते ही उसने मेरी बेटी मेरे गोद में थमाते हुए कहा, आज आप बहुत देर करती हैं, मुझे भी अपने घर जाना होता है। अगर अगर रोज ऐसा ही होगा तो आपको मेरी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। मैं अंदर से टूट चुका था। सुबह से ऑफिस में जान तोड़ मेहनत, अब घर पर भी चैन नहीं। तभी मेरी बेटी रोने लगी। मैं उसे लेकर रसोई में आया और फीडर बनाकर पिलाने लगा। अब मेरी जिंदगी रोज इसी तरह बीतने लगी थी। न सुकून था न शांति। ऑफिस में गुंजन का दबाव हर दिन बढ़ता जा रहा था। वह साफ कहती, अगर काम में जरा भी कमी हुई तो नौकरी से निकाल दूंगी, और याद रखना फिर कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। मैं समझ चुका था कि वह मुझसे बदला ले रही थी, और यह बदला जायज़ था। मैंने उसके साथ जो किया था वह माफ़ी के काबिल कभी नहीं था। एक रात मैंने आकृति को नौकरी के हालात बताए, लेकिन उसने मुझे समझाने के बजाय ताना मारा, ये तुम्हारी समस्या है, मैं अपने शौक नहीं छोड़ सकती, और बच्ची की जिम्मेदारी भी तुम पर ही है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं बच्चा नहीं संभाल सकती, लेकिन तुमने ही जिद की थी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे पहली बार साफ समझ आया, मेरी जिंदगी की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ मैं खुद हूँ। कई दिनों बाद मैं गुंजन के ऑफिस गया, हाथ जोड़कर कहा, गुंजन, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बदला ले रही हो। वह गुस्से में बोली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, और ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। डर के मारे मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मेरी एक छोटी बच्ची है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मेरी ज़िंदगी पहले ही नरक बन चुकी है। मैंने अपनी पत्नी के बारे में उसे सब कुछ बताया। मेरी पूरी आपबीती सुनने के बाद वो कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोली, किसी को माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारे जाने के बाद मैं 1 महीने तक कोमा में रही। लोग हमें ताने देते, हमने गांव छोड़ दिया। मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की, बस एक ही सपना लेकर कि एक दिन तुमसे बदला लूंगी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ इतना सब हुआ। गुंजन ने कठोर स्वर में कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। इतना कहते ही उसने ऐलान कर दिया कि वीरेंद्र को इस कंपनी से निकाला जाता है। मेरी दुनिया मानो वहीं ख़त्म हो गई। जाते जाते मैंने आखिरी बार सवाल पूछा, तुम ये सब 5 साल में कैसे कर पाई? गुंजन बोली, जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। राजवीर ने मेरा साथ दिया, वही जो आज मेरे पति हैं। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। कुछ दिनों बाद टीवी पर गुंजन और उसके पति की कामयाबी की खबर चलने लगी। मैं अपनी बदकिस्मती पर रोता गया। आखिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं भारत लौट जाऊँगा, और आकृति को भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने साफ शब्दों में कहा, अब मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता, मैं अपनी बेटी को लेकर हिंदुस्तान जा रहा हूँ।
उस दिन मैंने उसे तलाक दे दिया। आज जो मैं भुगत रहा हूँ वो मेरे कर्मों का फल है। तो दोस्तों, क्या गुंजन ने उसे ना माफ़ करके सही किया या उसे माफ़ कर देना चाहिए था? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।